वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो बात मैं आपको कहना चाहूँगा। इसको आप डिस्क्लेमर समझ लीजिए या जो भी समझना है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहली बात, वीडियो को अगर आप लेट कर देख रहे हैं, इधर उधर घूमते फिरते देख रहे हैं, तो ऐसा आप मत करें। और जब भी इस वीडियो को देखें तो आप एक नोटबुक और पेन लेकर बैठें, क्योंकि कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट मैं पॉइंट्स बोलने वाला हूँ जिन्हें आपको नोट करके रखना है। दूसरी बात, वीडियो के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। क्योंकि वीडियो से पहले मैं समझता हूं कि वो क्वेश्चन पूछ कर भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट में मैं पूछूंगा और बगैर वीडियो देखे आप उसका जवाब भी नहीं दे पाएंगे। चलिए अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं अपनी पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। उनसे जब रीज़न पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में कुछ फंड्स ऐसे हैं जो अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि उन फंड्स को हटाकर अपनी पोर्टफोलियो से किसी अच्छे फंड्स को अपनी पोर्टफोलियो में इंक्लूड करूं, और ये एक अच्छी बात है। देखिए, असल में मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद वह अपनी पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहते हैं, जिससे उन्हें पता चलता रहता है कि उनकी पोर्टफोलियो में कौन सा ऐसा फंड है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर कौन सा ऐसा स्टॉक है। ऐसे हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करने की बात करेंगे, और कौन सा ऐसा फंड है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर कोई ऐसा फंड है जो लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उन फंड को अपनी पोर्टफोलियो से निकाल देते हैं, और निकाल भी देना चाहिए। अब कई सारे इन्वेस्टर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो एक मरतबा निवेश करने के बाद वो अपनी पोर्टफोलियो का रिव्यू नहीं करते हैं, अपनी पोर्टफोलियो की तरफ पलट कर देखते नहीं हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को खुद से कैसे आप रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही ज़रूरी बात यह आती है कि भाई हमें म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को रिव्यू ही क्यों करना चाहिए। तो देखिए, इसका आंसर ये है कि अगर आप किसी गोल, किसी लक्ष्य को लेकर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है म्यूचुअल फंड में, या शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपको चाहिए कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद टाइम टू टाइम अपनी पोर्टफोलियो को देखते रहें, ताकि टाइम रहते हुए या फिर टाइम पीरियड तक आप अपने गोल को अचीव कर सकें। इसलिए कि आप पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि कौन ऐसा फंड है जो आपके गोल को अचीव करने में रोका हो सकता है, बाधा बन सकता है। ऐसे फंड को आप अपनी पोर्टफोलियो से निकाल कर बाहर कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि पोर्टफोलियो रिव्यू क्यों करवाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी परेशानी ये आती है कि भाई पोर्टफोलियो रिव्यू हम करवाएं किन से, क्योंकि पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए ऐसा इंसान चाहिए जिन्हें ये पता हो कि भाई पोर्टफोलियो कैसे रिव्यू किए जाते हैं। दूसरी बात, अगर उसको इन बातों का नॉलेज है कि पोर्टफोलियो कैसे रिव्यू किया जाता है, तो उसके पास आपकी पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए टाइम भी होना चाहिए। अब आप ऐसा इंसान कहाँ ढूंढेंगे, ये एक बहुत ही बड़ा समस्या है। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद है, मैं चाहता हूँ कि आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा नॉलेज शेयर करूँ जिसकी मदद से आपको कहीं भटकना ना पड़े, आप खुद ही अपनी पोर्टफोलियो को बिल्कुल अच्छी तरह, मतलब नेक्स्ट लेवल का रिव्यू कर सके। तो यहाँ से जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ उसको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट करना है। देखिए, किसी भी पोर्टफोलियो को रिव्यू करने के लिए आपको सबसे पहले उस पोर्टफोलियो में जो भी फंड्स हैं उनके पास्ट परफॉर्म को देखना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि पास्ट में इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। अब पास्ट परफॉर्म को देखने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको देखना चाहिए, आप ये देखिए कि उस फंड के रिटर्न्स को उसके बेंचमार्क के रिटर्न से कंपेयर करके देखिए, क्या वो फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं बीट कर पा रहा है। जी हाँ, आप जिस भी फंड में निवेश करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, आप सबसे पहले ये देखिए उसका बेंचमार्क क्या है। जब आपको पता चल जाता है कि उसका बेंचमार्क क्या है, तो उस फंड के रिटर्न्स को आप उसके बेंचमार्क के रिटर्न से कंपेयर करके देखिए। और आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर में इस फंड ने कैसा रिटर्न दिया है, और जो इसका बेंचमार्क है तो बेंचमार्क ने कैसा रिटर्न्स दिया है। अगर फंड का रिटर्न बेंचमार्क के रिटर्न से ज़्यादा है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर फंड का रिटर्न बेंचमार्क के रिटर्न से कम है, तो आप ये देखिए कि बेंचमार्क के रिटर्न से कम कितने दिनों के लिए रिटर्न्स मिला है, मतलब 1 ईयर में मिला है, 2 ईयर में मिला है, या फिर कुछ दिनों से कम है। अगर लगातार बेंचमार्क से कम रिटर्न दे रहा है फंड, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि उस फंड को अपनी पोर्टफोलियो से रिप्लेस करने की ज़रूरत है, मतलब उस फंड को अपनी पोर्टफोलियो से हटाने की ज़रूरत है। देखिए, बेंचमार्क वो इंडेक्स होते हैं जिसके रिटर्न्स को फंड ट्रैक करते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं।
वो कोई सा भी इंडेक्स हो सकता है। जिस फंड का बेंचमार्क जो इंडेक्स होगा वो फंड उसी इंडेक्स को फॉलो करेगा, मतलब उस फंड में एलोकेशन भी उसी इंडेक्स के मुताबिक की जाएगी। फॉर एग्जांपल एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो बेंचमार्क है वो S&P BSE 100 TRI है। तो अब एक्सिस ब्लू चिप फंड में जो भी एलोकेशन की जाएगी वो S&P BSE 100 TRI के अकॉर्डिंग ही की जाएगी। एक फंड का एक बेंचमार्क कोई एक ही इंडेक्स हो सकता है, लेकिन एक इंडेक्स कई सारे फंड्स के बेंचमार्क हो सकते हैं। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात आती है, आखिर हमें ये चीज़ पता कैसे चलेगा कि कोई फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। मतलब ये है कि कोई फंड अपने बेंचमार्क से ऊपर उठकर रिटर्न दे रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है अपने बेंचमार्क से, ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए, इसको चेक करने के लिए आपको चलना पड़ेगा मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे। यहाँ पर मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि मनी कंट्रोल का वेबसाइट एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, जिससे आप बहुत कुछ जान सकते हैं म्यूचुअल फंड और स्टॉक के बारे में। समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मनी कंट्रोल का, ये एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि कैसे आप किसी भी फंड का बेंचमार्क से उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। आप ये चेक कर सकते हैं कि बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, बेंचमार्क के इतना रिटर्न वो दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे गूगल को ओपन कर लेना है। आप पीसी लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार मिल जाता है, तो सर्च बार में आपको टाइप करना पड़ेगा किसी भी एक फ़ंड को आप सर्च कर लीजिए। मैं पहले ऑलरेडी सर्च करके रखा हुआ हूँ, मैं सर्च फिर भी कर लेता हूँ SBI स्मॉल कैप। इस तरह से ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब देखिए मनी कंट्रोल का वेबसाइट किधर मिलता है, तो यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद ऊपर में यहाँ पर मनी कंट्रोल का वेबसाइट हमें मिल जाता है। देख लीजिए, ये मनी कंट्रोल का वेबसाइट है, नीचे ये फ़ंड आ रहा है। तो इस फंड की डिटेल्स को हम देखेंगे मनी कंट्रोल के वेबसाइट से। अब आपके सामने इस तरह के पेज ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले आप ये SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, यहाँ पर नेम देख सकते हैं। हम डायरेक्ट प्लान का देख रहे हैं, रेगुलर का नहीं देख रहे हैं। इसको आप स्क्रॉल कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं देखेगा, मतलब बेंचमार्क को आप नहीं देख सकते हैं यहाँ पर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर पे 3 डॉट मिल जाता है, यहाँ पर क्लिक करके आप डेस्कटॉप साइट को इनेबल करेंगे ना, उसके बाद आपको दिख जाएगा कि स्कीम ने कितना रिटर्न दिया और बेंचमार्क ने कितना रिटर्न दिया है। समझ रहे हैं? लेकिन आप लैपटॉप कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो ये चीज़ करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। देखिए, अब इस तरीके से आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का जो बेंचमार्क है, इसको मैं ज़रा जूम कर देता हूँ तो और क्लियरली आप देख पाएंगे। हमारी भी मजबूरी है कि मैं आपको मोबाइल फ़ोन में ही दिखला रहा हूँ। तो देखिए, इसका बेंचमार्क क्या है। सबसे पहले इसका बेंचमार्क देखिए, ये इसका बेंचमार्क रहा और ये बेंचमार्क का रिटर्न यहाँ पर शो हो रहा है और स्कीम का रिटर्न यहाँ पर शो हो रहा है। समझ रहे कि नहीं? इसका बेंचमार्क है S&P BSE 250 स्मॉल कैप TRI। मतलब बेंचमार्क ने कितने परसेंट 30.03% का रिटर्न दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने दिनों में दिया है, 1 ईयर में। लेकिन इस स्कीम ने, मतलब इस फंड ने कितने परसेंट का रिटर्न दिया है, 20.9% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर यह मतलब हुआ कि 1 ईयर में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। अब हम 2 ईयर का देखते हैं, यहाँ पर ईयर दिया गया है। अब 2 ईयर में देखिए कितने परसेंट का रिटर्न दिया है बेंचमार्क ने, 19.65% का रिटर्न दिया है। लेकिन स्कीम ने कितने परसेंट का दिया है, 21.48% का रिटर्न दिया है। मतलब 2 ईयर में इस फंड ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है और अपने बेंचमार्क से ऊपर उठकर रिटर्न दिया है। समझ रहे कि नहीं? इसी तरीके से 5 ईयर का भी देख सकते हैं। तो 5 ईयर में भी बेंचमार्क से ऊपर का ही रिटर्न दिया है, क्योंकि 5 ईयर में यहाँ पर देख लीजिए बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है 14% का रिटर्न दिया है और इस स्कीम ने जो रिटर्न दिया है 20% का रिटर्न दिया है। उसके बाद ज़रा हम इसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर आपको ग्राफ मिल जाता है। तो देख लीजिए ऑरेंज कलर की जो लाइनिंग है, तो यहाँ पर ऑरेंज कलर की लाइनिंग आप देख रहे हैं किसकी है, बेंचमार्क की है। और दूसरी बात, ब्लू कलर की जो लाइनिंग है, नेवी ब्लू कह लीजिए या जो भी हो, वो देख लीजिए ये लाइनिंग किसकी है, ये फंड की लाइनिंग है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर दिन तारीख वगैरह सब कुछ खुल कर आएगा। तो आप देख लीजिए किस तारीख में, किस सन में किस तरह का परफॉर्म रहा है। 1 ईयर में इसको आप देख सकते हैं, इस ग्राफ को 2 ईयर्स में भी देख सकते हैं। मतलब आप क्लिक करते जाइए, ग्राफ देखते जाइए। इस तरीके से आप और भी फंड्स के बारे में चेकआउट कर सकते हैं। मैं ज़्यादा फंड्स को नहीं दिखलाऊंगा, मैं सिर्फ एक फंड्स को दिखला दिया हूं एग्जाम्पल के लिए, ताकि आप समझ सके और आपको पता हो सके कि देखा कैसे जाता है प्रैक्टिकल।
तो ये चीज़ें आपको पता हो गई कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई फंड अपने बेंचमार्क से ऊपर ज़्यादा रिटर्न दे रहा है या उससे कम रिटर्न दे रहा है, ये चीज़ आपको पता हो गया है। अब मान लीजिए कि कोई फंड ऐसा है जो अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, तो क्या सिर्फ अपने बेंचमार्क को बीट कर देना काफ़ी हो जाएगा? तो जी नहीं, काफ़ी नहीं होगा, समझ रहे कि नहीं। अब हमें क्या करना चाहिए, अब आपको ये देखना चाहिए सेम कैटेगरी के जो और दूसरे फंड्स हैं उनके रिटर्न्स किस तरीके से हैं। देखिए दूसरे फंड से कंपैरिजन इसलिए करके देखना चाहिए, मान लीजिए कोई ऐसा फंड है जैसे एक्सिस ब्लू चिप ही ले लीजिए, जिसका S&P BSE 100 TRI इंडेक्स है, उस इंडेक्स ने मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 20% का रिटर्न दिया है, समझ रहे कि नहीं। अब एक्सिस ब्लू चिप अगर 21% का रिटर्न दे देता है तो इसका मतलब है कि वो अपने बेंचमार्क को बीट कर गया। लेकिन सेम कैटेगरी का कोई दूसरा फंड है जिसका बेंचमार्क भी सेम है, मतलब उसका भी बेंचमार्क S&P BSE 100 TRI है, लेकिन उस फंड ने अगर 25% का रिटर्न दिया है तो इसका मतलब हुआ कि दूसरे वाला फंड जो 25% का रिटर्न दिया है वो अच्छा हुआ। मतलब 20% का रिटर्न कौन दे रहा है, बेंचमार्क दे रहा है, 21% का रिटर्न कोई दूसरा फंड दे रहा है, लेकिन 25% का रिटर्न कोई तीसरा फंड दे रहा है। मतलब दोनों फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, लेकिन अच्छे परसेंटेज से बीट करना कुछ और होता है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि आपके क्लास में आप 10वीं के स्टूडेंट हैं, 10वीं की परीक्षा बहुत सारे स्टूडेंट ने दिया, 600 नंबर पे फर्स्ट लाना था। उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फर्स्ट करे होंगे, लेकिन कोई ऐसा होगा जो 600 नंबर लाकर फर्स्ट किया है और कोई ऐसा होगा जो 625 नंबर लाकर फर्स्ट किया है। तो अब इन दोनों में आप फर्क कर सकते हैं और फ़र्क समझ सकते हैं कि वो बंदा, वो स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा हुआ जो अच्छे परसेंटेज से फर्स्ट डिवीज़न किया है। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी लागू होता है। तो हमें ये चीज़ देखना चाहिए कि अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, लेकिन सेम कैटेगरी में जो और भी फंड्स हैं वो किस तरह के रिटर्न्स दे रहे हैं। अगर कोई दूसरा फंड्स है सेम कैटेगरी का जो अच्छा रिटर्न्स दे रहा है बट ये कम रिटर्न दे रहा है लेकिन अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रेगुलर अगर ये मैटर रह रहा है तो आप किसी दूसरे फंड को सेलेक्ट कीजिए, उस फंड को मतलब पहले वाले फंड को अपनी पोर्टफोलियो से अलग कर देना चाहिए आपको। तो अभी तक जितनी भी बातें हुई है वो फंड को लेकर हुई है, फंड परफॉर्म को चेक करने को लेकर हुई है। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात आती है, किसी भी फंड को एनालाइज करने के लिए उसमें कुछ रेशियोज होते हैं जो कि बहुत ही मेन होते हैं। आपको उन रेशियो पर भी एक नज़र डालने चाहिए, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा ये फाइंड आउट करने में कि कौन सा फंड बेहतर है और कौन सा फंड बेहतर नहीं है। सबसे पहला रेशियो है अल्फ़ा रेशियो। अल्फ़ा रेशियो हमें ये बताता है कि कोई भी फंड अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। अगर मान लीजिए किसी भी फंड का अल्फ़ा रेशियो 6 है तो इसका ये मतलब हुआ कि वो अपने बेंचमार्क से 6% ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है। अल्फ़ा रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा माना जाता है, समझ रहे कि नहीं। अगर किसी फंड का अल्फ़ा रेशियो नेगेटिव में शो कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि वो फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, मतलब जितना उसका बेंचमार्क रिटर्न्स दे रहा है उतना रिटर्न्स वो वाला फंड नहीं दे पा रहा है अपने इन्वेस्टर को। दूसरा है बीटा रेशियो। बीटा रेशियो आपके फंड की वैलेटिलिटी को बताता है। जिस फंड की बीटा रेशियो 1 से ज़्यादा है इसका मतलब है कि उस फंड में वैलेटिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन 1 से कम है तो इसका मतलब ये होता है कि उस फंड में वैलेटिलिटी कम होगी। मतलब ये समझ लीजिए कि बीटा रेशियो जितना कम होगा उतना ज़्यादा बेहतर माना जाएगा, मतलब 1 से नीचे ही होना चाहिए, उसके आसपास हो तो ठीक है। पोर्टफोलियो रिव्यू करते वक्त अगर आप ये सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं तो अब आता है ओवरलैप। देखिए ओवरलैप का ये मतलब होता है कि मान लीजिए आपकी पोर्टफोलियो में ऑलरेडी स्मॉल कैप कैटेगरी या फिर मिड कैप या फिर लार्ज कैप कैटेगरी, मतलब कोई ऐसी एक कैटेगरी है जिसका फंड है आपकी पोर्टफोलियो में, लेकिन सेम कैटेगरी की कोई दूसरा फंड दिख गया आपको जिसका रिटर्न्स आपको बहुत अच्छा लगा, आपने उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो अब आप ये देखिए कि जो सेम कैटेगरी के 2 फंड्स हैं उन दोनों के बीच में, उन दोनों फंड्स में कॉमन स्टॉक कितने हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि ऐसी कोई सेक्टर हो, ऐसी कोई कंपनी हो जहां पर दोनों फंड के फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। यही चीज़ चेक करने को क्या कहते हैं, ओवरलैप कहते हैं। देखिए अगर ज़्यादा परसेंटेज में ओवरलैप पाया जाता है तो फिर आपको सेम कैटेगरी के 2 फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, चाहे जितना भी बढ़िया रिटर्न मिल जाए। लेकिन अगर मार्केट में गिरावट आती है तो उसका उल्टा बहुत ज़्यादा नुकसान भी आपको हो सकता है। तो आखिर ये हम कैसे चेक कर पाएंगे कि ओवरलैप कितने परसेंटेज में पाया जाता है किसी भी 2 फंड्स के बीच में। तो इसके लिए भी हमें मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर चलना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखलाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। तो इसके लिए आपको गूगल पे आ जाना है और सिंपली यहाँ पर आपको टाइप कर देना है पोर्टफोलियो ओवरलैप। यहाँ पर कई सारे वेबसाइट आपके सामने शो हो जाएंगे, बट यहाँ पर एक वेबसाइट शो हो रहा है thefundoo.com।
इस पर हम क्लिक कर देंगे। समझ रहे हैं। फिर से मैं कहना चाहूँगा अगेन कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस एक ट्रस्टेड वेबसाइट है जिसकी वजह से मैं इन वेबसाइट का यूज़ करता रहता हूँ। आप दूसरे भी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा, देखिए ओवरलैप के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिटेल्स में आप उस वीडियो को देख लीजिए, पूरी डिटेल्स आपको मालूम हो जाएगी। सिर्फ यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको दिखलाना चाहता हूँ, सिर्फ परसेंटेज मैं दिखलाना चाहता हूँ कि परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप, सिर्फ ये आपको मैं दिखलाना चाहता हूँ। किसी दो फंड के बीच में कितना ज़्यादा परसेंटेज में ओवरलैप पाया जा रहा है, तो इसको देखने के लिए ऑलरेडी दो फंड यहाँ पर सजेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन मुझे किसी दूसरे फंड का देखना है। चलिए मैं पहले स्कीम ए में लिख देता हूँ मैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड, उसके बाद स्कीम बी में मैं लिख देता हूँ SBI स्मॉल कैप फंड। मैंने दो स्कीम का नाम लिख दिया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गो का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद रिजल्ट्स आपके सामने शो हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा नहीं दिखलाऊंगा, आप मेरी पहली वाली ओवरलैप की वीडियो है उसको जाकर देख लीजिए। सिर्फ मुझे यहाँ पर आपको ये दिखलाना है परसेंटेज वाइज, आप देख लीजिए कि दोनों फंड में कॉमन स्टॉक कितने हैं। परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप 34% है, तो मेरे ख्याल से 34% है तो ये सही नहीं है। मतलब ओवरलैप 30% से ऊपर नहीं होना चाहिए दो फंड्स के बीच में। अगर ज़्यादा है 30% से ऊपर है तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं है। कोशिश कीजिए जितना कम मतलब ओवरलैप हो उतना ज़्यादा सही रहेगा। जैसे 5, 10, 15 है तो कोई बात नहीं है, चलने वाला है। अब ये सब क्या है, ये सब डिटेल्स अगर आपको जानना है तो आप ओवरलैप वाली हमारी दूसरी वीडियो ज़रूर जाकर चेकआउट कीजिए, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पर पता चलेगा। इस तरीके से मैंने दो फंड यहाँ पर लिया है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान, उसके बाद SBI स्मॉल कैप फंड। इस तरीके से आप और भी फंड्स को ऐड करके आप कंपैरिजन कर सकते हैं और देख सकते हैं दोनों में कॉमन स्टॉक कितने हैं। समझ रहे कि नहीं। मैं ज़्यादा नहीं दिखलाऊंगा, सिर्फ एक मैं दिखला दिया हूँ बस, ताकि आपको पता चल सके। ये सारी चीज़ें अगर आप चेक कर लेते हैं तो उसके बाद आपको चेक करना है फंड मैनेजर, मतलब फंड मैनेजर का आप रिकॉर्ड देखिए। कई मर्तबा आपने देखा होगा कि आपकी फ़ंड में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से आपकी स्कीम में रिटर्न्स उसके ख़राब होने लगते हैं। तो आप ये पता करने की कोशिश कीजिए कि रिटर्न्स क्यों ख़राब हो रहे हैं। आप ये पता कीजिए कि क्या फ़ंड मैनेजर तो चेंज नहीं हुआ है। अगर फंड मैनेजर चेंज नहीं हुआ है, अगर पहले ही वाला है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ दिन तक आपको वेट करना चाहिए, हालात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर फंड मैनेजर चेंज हो गया है तो नया जो फंड मैनेजर आया है उसके बारे में अब रिसर्च करने की कोशिश करिए। आप ये देखिए कि उसने पास्ट में किस तरह के फंड्स को मैनेज किया है, उनके एक्सपीरियंस कैसे रहे हैं। समझ रहे कि नहीं। आप ये देखिए उसके रिकॉर्ड अगर अच्छे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उस फंड को अपनी पोर्टफोलियो से बाहर कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में चलते चलते एक और भी पॉइंट्स आपको देख लेना चाहिए। वो क्या देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि जिस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। मतलब कैटेगरी के हिसाब से एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा तो नहीं लग रहे हैं। मान लीजिए अगर ज़्यादा एक्सपेंस लग रहा है तो फिर मेरे को लगता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। समझ रहे कि नहीं। और फंड अगर बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है तो फिर तो ठीक है, लेकिन कुछ इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं है फंड का, रिटर्न्स भी इतने अच्छे नहीं आ रहे जिस तरीके से आने चाहिए, और एक्सपेंस भी ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको उस फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए, किसी अच्छे फंड को सेलेक्ट करना चाहिए। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनकी मदद से आप अपनी पोर्टफोलियो को खुद ही रिव्यू कर सकते हैं। बहुत ही तकलीफ होती है जब लोग दर दर भटकते रहते हैं कि सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। आप बहुत सारे यूट्यूबर्स के पास मेल करते हैं, लेकिन याद रखिए हर कोई बी फाइनेंसर वाला नहीं है, हर कोई तस्कीन रज़ा नहीं है कि आपकी पोर्टफोलियो को रिव्यू करके देगा, टाइम निकालेगा आपके लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन नॉलेज की मदद से, इन पॉइंट्स की मदद से आप खुद ही अपनी पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकें। और याद रखिए इन सारे मुद्दों को, इन सारे पॉइंट्स को याद रखते हुए अगर आप अपनी पोर्टफोलियो को केयरफुली रिव्यू करते हैं, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप रिव्यू करते हैं तो नेक्स्ट लेवल का रिव्यू होगा। जैसे एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट रिव्यू करते हैं उस हिसाब किताब का रिव्यू होगा, आप मेरा यकीन करें। अब मैंने आपको कहा था कि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करने वाला हूं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। तो देखिए मेरा जो सवाल है वो ये है कि इस वीडियो में आपको क्या कमी लगी,
क्या हमें और कुछ भी इंक्लूड करना चाहिए? अगर ऐसा कुछ है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात, इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा है आप हमें ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अगर किसी तरह की कमी रह गई है तो मैं उसको अगली बार इस टॉपिक पे और भी वीडियो बना सकूं और उन पॉइंट्स को मैं इंक्लूड कर सकूं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। म्यूचुअल फंड, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए आप बी फाइनेंसर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।